प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे भाग। मेघालय और त्रिपुरा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। रिजिजू ने तवांग के यांगसे क्षेत्र में भारतीय सैनिकों से की मुलाकात, जवानों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान और तवांग में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का दिया परिचय। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश हित के ऊपर राजनीति को तरजीह देने का लगाया आरोप। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया भारत का जयचंद, कहा कांग्रेस और राहुल गांधी तोड़ रहे हैं सेना का मनोबल। सुप्रीम कोर्ट ने की बिल्किस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार अर्जी खारिज। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की थी मांग। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूट आउट के जरिए 2-1 से हराया। फीफा विश्व कप 2022 में क्रोएशिया और मोरक्को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे प्लेऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली थी शिकस्त, वहीं मोरक्को फ्रांस से हारकर हो गया था फाइनल्स की रेस से बाहर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के साथ साथ एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NAC की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले 50 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए NAC के योगदान का एक स्मारक खंड गोल्डन फुटप्रिंट्स भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे क्षेत्र में सैनिकों से मिले। केंद्रीय मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की और देश के लिए उनके काम की सराहना की। उन्होंने जवानों से मिले हुए एक फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा, भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। किरण रिजिजू ने साथ ही पवित्र वाटरफॉल चुमी यात्से की तस्वीरें जारी की। ये झरना अरुणाचल वासियों के लिए बेहद पवित्र और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यांगसे के ठीक नीचे ये एक अद्भुत दृश्य है। इसे यात्से के नाम से जाना जाता है। 108 पवित्र जल झरने जो ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, जिन्हें गुरु पद्म संभव का आशीर्वाद माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना, क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल हमने आजादी का अमृतकाल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण की याद दिलाई थी। सबसे पहला प्रण विकसित भारत का निर्माण है, जिसे पूरा किए बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे देशों पर हावी नहीं होना चाहते।
हम विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनले के अनुमान के मुताबिक भारत 2027 तक $8.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद मित्रों, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। उदाहरण के लिए महंगाई की समस्या एक प्रमुख मुद्दे के रूप में हमारे सामने आई है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, पर आप देखेंगे तो अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में इन्फ्लेशन कम है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की महंगाई को कम करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए हैं और उसका परिणाम भी हमारे सामने अब आने लगा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की सेना पर दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस प्रकार से आर्थिक मदद की। शायद यही कारण है कि राहुल जी चीनी भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की वह कम है। हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय कांग्रेस और राहुल गांधी के बयान सब जानते हैं। जब भी देश की सुरक्षा का मामला आता है उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही है। ये सेना की मनोबल गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है, देश की सुरक्षा का मामला आता है, कुछ न कुछ उसमें उनको कहना ही कहना है और सेना के मनोबल को गिराने की पूरी हर बार ये उनकी कोशिश है। कोई भी अच्छी बात हो रही होती है, जिन बातों में नहीं भी बोलना चाहिए, सोच समझ के बयान देना चाहिए। उसमें किस तरह से मनोबल गिरा रहे हैं और किस तरह से सेना को कैसा लगता होगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तवांग को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। इससे पहले भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को भारत की सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि ना किसी के कब्जे में है और ना किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। गौरव भाटिया ने साथ ही राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि भारत की सेना इतनी सक्षम है कि ना तो कभी पिटी थी और ना ही कभी पिटेगी। साथ ही राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का उन्होंने पिटा हुआ मोहरा करार दिया। राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया AK एंटनी जी द्वारा कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। गौरव भाटिया ने मांग की है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर आज कांग्रेस देश के साथ खड़ी है तो राहुल गांधी को तुरंत पार्टी से निष्कासित करें। आखिर भारत के विपक्षी दल की क्या मजबूरी है कि वो देश विरोधी बयान के लिए राहुल गांधी को निष्कासित नहीं करते। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक माँ पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर
प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए आज देश में जम्मू, भुवनेश्वर, मुंबई और पुणे समेत भाजपा ने कई जगहों पर विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नियमित आधार पर आयोजित करती रही है ताकि परिषद सदस्य राज्यों के बीच विवादों और अड़चनों को सुलझाने में मदद मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक अलग डिवीजन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी के लिए संस्थानों के दरवाजे खोल रहे हैं। आज इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार ने भी 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में स्थापित किया है। वहां मेडिटेशन से लेके, योगा से लेके, प्रिवेंटिव केयर के लिए मार्गदर्शन से लेके और अनेक टाइप की अलग अलग एक्टिविटी वहां हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। बिल्किस ने गुजरात सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के मुताबिक कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित एवं गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। वो मुंगेर जिला के जमालपुर थाना अंतर्गत नया गांव विषहरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया है कि जब वो चेन्नई के अवाड़ी भारी वाहन निर्माण कारखाना में लिपिक पद पर कार्यरत था, उसी समय उसका संपर्क इंटरनेट मीडिया पर एक महिला से हुआ। वो आईएसआई एजेंट थी। उसके प्रेम जाल में फंसकर और पैसे के लोभ में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त कारखाने में बनने वाले टैंक एवं अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियां उस महिला को उपलब्ध करा दी। बदले में उसे राशि का ऑनलाइन भुगतान भी प्राप्त हुआ। एसएसपी जयंतकांत ने आरोपी से पूछताछ कर मीडिया से जानकारी साझा की। एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाड़ी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।